इमरान खान साहब को हिफाजती जमानत तो मिल गई है, लेकिन ये मामला बड़ा लंबा चलता रहा है। हमारे पैनल पे इस वक्त, और जाहिर है कि सदर मुमलिकत के एक्ट को भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारे पैनल पे इस वक्त अवैध अहमद साहब मौजूद हैं। अहमद अवैध साहब मारे कानून है, साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब हैं। अहमद पंसोटा साहब हैं मारे कानून, और सरवर बारी साहब साबिक सरबराह फाफिन और एनालिस्ट भी हैं। तीनों का बहुत शुक्रिया। मुझे अहमद अवैध साहब ये फरमाइएगा कि पीटीआई का एक मौकिफ है कि हमजा शहबाज शरीफ का जब केस था नैब का, वो इतवार के रोज बगैर अदालत के वो हो गया मामला, ठीक है, अबूरी जमानत उनको मिल जाती है। इमरान खान साहब के साथ ये केस डिफरेंट क्यों है? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि ये डिफरेंशिएट करना भी बड़ा जरूरी है और पूछना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ कि ये हिफाजती जमानत या अबूरी जमानत का कानून क्या है और कानून कहता क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हिफाजती ज़मानत या अबूरी ज़मानत का बुनियादी तौर पे कानून यह है कि जो पिटिशनर होता है वो अपने आप को अदालत के सामने सरेंडर करता है और अदालत उसको फिर अबूरी ज़मानत देती है या हिफाजती ज़मानत दी जाती है कि तुम फलां एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन जो है, जिस हाई कोर्ट का या जिस इलाके का है, वहाँ पे वो जाके फिर अपनी ज़मानत जो है वो कन्फर्मेशन करवाएंगे वहाँ से। ये एक इसका तरीक़ेकार है और ये सीआरपीसी जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर प्रोवाइडेड है ये, और उसका सेक्शन जो है वो 497, 498 ये सेक्शन इसके अंदर ये जमानत जो है होती है। तो ये तो है इसका एक तरीक़ेकार। अब बात ये है कि अदालत ने ये असल में तो ये देखना होता है कि इट इज द सर्कमस्टांसेस सम टाइम विच मैटर। ये इसमें कोई शक नहीं है कि उसकी बुनियादी चीज़ें ये हैं कि एफआईआर की एक कॉपी साथ होनी चाहिए, जो सर्टिफाइड कॉपी की, जिसकी बुनियाद के ऊपर आप अदालत में आ रहे हैं कि मुझे हिफाजती ज़मानत चाहिए या मुझे इंटरम ज़मानत चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास आप सरेंडर करते हैं अदालत के सामने। लेकिन जैसे इमरान खान की एक सूरत हाल है कि वो एक अभी इस कैफियत में नहीं है कि वो चल सके, उनकी सिक्योरिटी के बहुत बड़े रीज़न हैं, बहुत ज़्यादा थ्रेट हैं, एक दफ़ा उनके ऊपर कातलाना हमला हो चुका है। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ों को भी अदालत जो है मद्देनजर रखना चाहिए। लेकिन मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता कि क्या माजी में होता रहा। माजी में तो एक दफ़ा बगैर अदालत में आए चौधरी शुजात साहब की भी जमानत जो है अदालत ने, हाई कोर्ट ने ले ली थी। तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन छोड़े, उस बात को नहीं जाते हैं। क्वेश्चन ये है कि लीगैलिटीज जो है, इमरान खान ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि वो अदालत से मावरा हैं या कानून जो है वो उनकी बंदिशों से वो मावरा हैं, क्योंकि उनका थ्रू आउट उनकी कैंपेन जो है वो तो कानून की बालादस्ती और आइन की हुक्मरानी के लिए है। और इसी वजह से वो आर्बिट्ररी रूल के या जो भी अदारे इंटरफेयर करते हैं कानून की बालादस्ती के निज़ाम में, वो उसकी उन्होंने मुखालफत की और बरमला मुखालफत की है आपके सामने। तो इसलिए ये तासुब तो यकसर गलत है। बाकी ये बात है कि अदालत को बहुत सारे आस्पेक्ट को देखने होते हैं, और अदालत जो है जब इंसाफ की कुर्सी पे बैठती है तो वो कहते हैं कि वो जज जो है ही परफॉर्म्स गॉडली ड्यूटी। ठीक। अब गॉडली ड्यूटी जब परफॉर्म कर रहा होगा तो वो उतना ही ब्रॉड माइंडेड, उतना ही हालात को उसके सामने ओवरऑल पिक्चर सारी सामने आती है, और उसमें उसने देखना होता है कि उस पैराई में कहीं पे इमरान खान की वो कैफियत तो नहीं कि वो भाग जाएंगे। ठीक है, लेकिन नहीं सकेंगे। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा है कि सरवर भाई साहब, क्या हमने देखा कि जब इमरान खान साहब जमानत पार्क से चले, आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन शायद 10-15 मिनट का ये फासला रास्ता है, 10-15 मिनट का वक्त दरकार होता है, वो काफी लंबा टाइम हो गया। फिर जाहिर ट्रैफिक डिस्टर्ब होती है, सारा कुछ है, फिर उनके हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा हैं जो कि वो बार बार रिपीटेडली कह भी रहे हैं। तो ऐसे में क्या अदालत उनको रिलीफ नहीं दे सकती थी सिक्योरिटी की बिना पर या हेल्थ की बिना पर? क्योंकि मिल तो रहा है, तो एक मर्तबा फिर सही। मेरे ख्याल में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में अदालत ये दे सकती थी उनको। ठीक है, सरवर बाई साहब से अहमद साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ। सरवर बाई साहब से सवाल। जी जी सरवर साहब। जी जी जी, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल अदालत उनको ये जो है सहूलत दे सकती थी, उनको ये रिलीफ दे सकती थी। और माजी में एक मिसाल नहीं है, सैकड़ों ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जब अदालतों ने जो है मुख्तलिफ सियासतदानों को और कारोबारी लोगों को या और लोग जो हैं मुकदमात में ऐसी ज़मानतें ली जाती रही हैं और ये रिलीफ दिया जाता रहा है। तो उम्मीद थी कि ये किया जाएगा। लेकिन अगर अदालत की एक रिट है और खान साहब ने उस रिट को एक्सेप्ट किया है और वो हाज़िर हुए हैं, तो मेरा ख्याल ये बुनियादी तौर पर इससे जो है
हमारी अदालतों की रिट एस्टेब्लिश होगी और लंबे अरसे के लिए या लॉन्ग टर्म जो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं वो हो गए। और मैं समझता हूँ कि फिर ज़रूरी होगा कि इसके बाद ये जो प्रेसिडेंस बनी है फिर मुस्तकबिल में भी यही फार्मूला जो है सबके ऊपर जो है नाफिज होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक लीडर के लिए कुछ हो और दूसरे लीडर के लिए कुछ और हो। तो एक बहुत ज़रूरी है कि अदालतें ना सिर्फ इंसाफ करें बल्कि इंसाफ करती हुई नज़र भी आए। तो मैं समझता हूँ एक लिहाज से ये बहुत अच्छा है कि खान साहब खुद हाजिर हुए हैं उस तमाम तर जो उनकी तकलीफ है उसके बावजूद। और मैं समझता हूँ कि बाकी जो सियासतदान हैं उनको भी अदालतों के सामने इसी तरह सबमिट करना चाहिए ताकि यहाँ पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती हो। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन अहमद पनसोटा साहब, अगर इमरान खान साहब ने हाजिरी देनी ही थी, जो कि बड़ी मुश्किल से लेकिन वो आए हैं, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, तो ये काम जब कल परसों में शुरू हुआ था तो तभी कर लेते। अच्छा अहमद पनसोटा साहब, यू म्यूट राइट नाउ, आपका माइक जो है वो इस वक्त। जी बिल्कुल। देखिए, इमरान खान साहब ने हाजिरी इसलिए नहीं दी क्योंकि इमरान खान साहब खुद हाजिरी देना चाहते थे। इमरान खान साहब ने आज हाजिरी इसलिए दी है बिकॉज अदालत ने उनको रिक्वायर किया था और अदालत ने इंसिस्ट किया था कि वो अदालत में पेश हों। अब इस पर कानून को समझना बहुत जरूरी है। अहमद अवैस साहब ने बड़ा करेक्टली जो एक पिटिशनर का प्रेजेंस है बिफोर द कोर्ट उसको एक्सप्लेन किया, लेकिन यहाँ पर 3-4 प्रेसिडेंट्स ऐसे मौजूद हैं जिसमें शर्जील बनाम मेमन का केस है, शहबाज गिल साहब का केस, उसमें मैं खुद वकील था इस्लामाबाद में, ही वाज नॉट इन पाकिस्तान। फिर अभी रिसेंटली सलमान साहब का केस है जो शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हैं। फिर उसके बाद इसाक डार साहब का केस है। सवाल ये है कि ऐसी बात नहीं होती कि एक कानून किसी के लिए और दूसरा कानून किसी के लिए। देखिए, प्रिंसिपल सेम होते हैं लेकिन सिचुएशन तो सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंगली आप चीजों को देखते हैं। अब इमरान खान साहब को बुलाने का, जब आप प्रोटेक्टिव बेल अप्लाई करते हैं, प्रोटेक्टिव बेल तो इटसेल्फ उसका मकसद ये होता है कि आप अपने आप को अदालत की मर्जी पर छोड़ रहे हैं और अदालत आगे से आपको वो प्रोटेक्शन दे ताकि आप जाके कंसर्न फोरम के आगे पेश हों। इमरान साहब सबको बुलाना मेरे नजदीक, दो के मैं बेंच की बहुत इज्जत करता हूं, बुलाकर आज कोई ऐसी चीज इस्टेब्लिश नहीं हुई कि माइट ऑफ लॉ इस्टेब्लिश हो गई है, क्योंकि खान साहब तो पहले भी अदालतों में पेश हो रहे थे एंड सेम गोज ऑन फॉर मेनी अदर लीडर्स। तो आज आपने खान साहब को बुला के जो इतनी सारी पाकिस्तान लाहौर की ट्रैफिक को जैम करवा के अदालत का इतना लंबा टाइम जाया करवाया गया, अगर ये अदालत इस चीज को थोड़ा डिफरेंटली ट्रीट कर लेती तो मेरा ख्याल उसमें भी कोई हर्ज नहीं था, क्योंकि खान साहब तो ऑलरेडी पेश हो रहे थे, आज फिर पेश हो गए और 2 जगहों पर पेश हो गए। एक प्रेजेंस से ऐसा कोई इतना बुनियादी फर्क नहीं पड़ता। उससे सिर्फ ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि मैं कोर्ट के आगे मौजूद हूं, मैं पूरी तरह से अपने आप को असर-ए-खम तस्लीम करता हूं और जैसे ही मुझे इजाजत मिलेगी मैं जाके कंसर्न कोर्ट में पेश हो जाऊंगा। अब एक मैं साथ साथ और कमेंट करता जाऊं, जिस कोर्ट ने खान साहब की बेल नीचे से डिसमिस की थी, उन जज साहब के रिमार्क्स ये थे कि टांगों में गोलियां तो लगती रहती हैं, इसमें पेश होना कौन सा बड़ा मसला है। अब आप समझते हैं कि एक एडिशनल सेशन जज या एक सेशन जज लेवल के आदमी के ये कमेंट्स हों तो हम उनको सीरियसली लें और हमें एक मैं अब क्या वर्ड इस्तेमाल करूं कि नजर ना आए उनकी साइड से कोई एक व्यू नजर ना आए खान साहब के खिलाफ। अब इस तरह की सिचुएशन में दैट जेंटलमैन इज अपीयरिंग बिफोर द कोर्ट्स इन पाकिस्तान, तो ये कोई इतनी बड़ी रिलीफ नहीं है, ये मिलती रहती है पाकिस्तान में, मुख्तलिफ अदवार में मिलती रही, लोगों मिलती रही। लेकिन चूंकि ये इल्जाम मुतादिद बार लगाया जाता रहा है, पीडीएम की तरफ से लगाया जाता है कि शायद पीटीआई वालों को रिलीफ मिलता है, इमरान खान साहब को रिलीफ मिलता है, इमरान खान साहब के नजदीक या पीटीआई के नजदीक हुकूमती लोगों को रिलीफ मिलता रहा है या मिलता है। तो एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक से फिर वापस आते तो डिस्कस करते हैं कि जो आज सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन एक्ट 2017 के तहत 57(1) के तहत जो फैसला दिया, ऐलान किया तारीख का, उस पर क्या कहते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदी सरवर भाई साहब, आज आपने देखा होगा सदर मुमलिकत ने जो ऐलान किया है तहरीरी, उसका वो भी आ गया है। ये बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन मैं पूछना चाह रही हूँ कि क्या सदर मुमलिकत के इख्तियार में है, क्योंकि काफ़ी सवाल उठ रहे हैं इस पर, इसकी ज़रा वजाहत करते हैं कि क्या सदर मुमलिकत इलेक्शन कमीशन को तारीख दे सकते हैं, कह सकते हैं कि ये फलां तारीख है इस पर करने इलेक्शन। देखिए, 2 माहिरीन की मौजूदगी में मैं तो वकील नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि जो कानून में लिखा है, जो इलेक्शंस एक्ट 2017 57 है, उसमें बहुत वाज़ेह तौर पर लिखा है कि जो सदर मुमलिकत हैं वो इलेक्शन कमीशन की मशावरत के साथ डेट दे सकते हैं। और ये अब कहना कि मशावरत हुई है या नहीं हुई है,
तो उसका जो अगर पस मंज़र है, अगर आप देखें पिछले जनवरी और इस माह के जो आज तक के जो डेवलपमेंट्स हैं, 24 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ने खुद ख़त लिखा था खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर और पंजाब के गवर्नर को, और उसमें डेट्स भी प्रपोज की थी। पंजाब के लिए 9 से 15 तक की डेट और खैबर पख्तूनख्वा के लिए 15 से 17 अप्रैल की डेट जो है वो इलेक्शन कमीशन ने जो ख़त लिखे गवर्नर्स को उसमें उन्होंने ये डेट्स दी थी। और उस जो ख़त लिखे गए उसमें इलेक्शन कमीशन ने बहुत वाज़ेह तौर पर कहा था कि ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो 90 दिनों के अंदर अंदर इंतखाबात करवाए। और इसी तरह जो पंजाब के हाई कोर्ट का भी एक हुक्म आया कि वो गवर्नर के साथ जो मुशावरत करके वो डेट को फाइनल करे। और फिर सडनली क्या होता है कि जो सारा प्रोसेस है वो रिवर्स हो जाता है, और लगता ये है, बज़ाहिर ये लगता है और बहुत ये परेशानी की बात है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में इलेक्शन कमीशन और जो रूलिंग कोलिशन है उसकी पोजीशन में कोई हमें ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आता, चाहे वो ईवीएम का मसला हो, चाहे वो इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात हो, या इसके अलावा और बहुत सारी मिसालें मैं दे सकता हूँ कि जहाँ पर हमें लगता है कि जो रूलिंग कोलिशन है और इलेक्शन कमीशन की पोजीशन बहुत सारे मामलात पर बिल्कुल एक जैसी है। कभी इलेक्शन कमीशन से बयान निकलता है और फिर पीडीएम की तरफ से जो ईवीएम के ऊपर बयान आता है तो वो लगता है कि वो जो 37 पॉइंट थे उनमें से 35 जो नुकात थे वो सिमिलर थे। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर मुशावरत और डेट जो सदर मुमलकत ने दी है अप्रैल की, वही डेट जो है वो इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर पंजाब को लिखी थी। तो मुशावरत का अमल तो प्रेसिडेंट की तरफ से शुरू हुआ था। ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट उठाया है ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट उठाया है कि मुशावरत। अब मुझे ये बता दें अहमद अवैस साहब, मुशावरत को कैसे डिफाइन करेंगे? क्या आया वो मुशावरत है जो खतूत का तबादला हुआ है दोनों में, इलेक्शन कमीशन में और सदर मुमलिकत में, क्या उसको मुशावरत कंसीडर किया जाएगा? और क्या आया मुशावरत वो होती है कि जो वो जाकर मिलते, मुलाकात करते और फिर कोई फैसला तय करते और फिर उसके बाद ऐलान होता, तो ये मुशावरत है? ये थोड़ा सा बड़ा कंफ्यूजिंग है इसमें। नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। आप सेक्शन 57 को अगर देखें ना तो उसमें ये बड़े वाज़ेह लिखा हुआ है कि वो प्रेसिडेंट शैल अनाउंस द डेट और डेट्स फॉर जनरल इलेक्शन, और साथ ही साथ कहा है कि विद द कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन कमीशन को उन्होंने कैटेगोरिकली एक लेटर लिखा और उसमें डेट फिक्स की, उसमें डेट टाइम फिक्स किया कि आपने फलां टाइम पे फलां डेट के ऊपर आपने आके और मुशावरत के लिए बुलाया उनको। ठीक। एंड लुक एट द एरोगेंस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये हेड ऑफ स्टेट हैं, जो सिंबल हैं, ठीक, फेडरेशन का सिंबल है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और उसको उन्होंने ही हैज द एडोसिटी कि उनको इनकार कर दिया उसने, और कैटेगोरिकल इनकार कर दिया उसने। अब उसके बाद उनके पास कोई चारा नहीं है, इलेक्शन का 1 महीना गुजर चुका है। तो ऐसी सूरत में उन्होंने बिल्कुल एक स्टेप जो था, जो कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली जो स्टेप था, वो स्टेप लिया। लेकिन स्टिल आई नीड टू मेक दिस क्लियर कि अहमद साहब मुशावरत तो हुई नहीं ना, वो जो तबादला हुआ वो तो मुशावरत करने पर हुआ, और इलेक्शन कमीशन ने अपने खत में ये बताया सदर को कि ये ऑलरेडी हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में और मीनवेल पेशावर हाई कोर्ट में भी ये जो है वो चल रहा है, तशरीह के लिए वो गए हुए हैं। तो क्या ये कंसीडर होगी मुशावरत, यानी जो खतूत के ना तबादला है, ये बड़ा क्लियर कर दे इसको कि क्या ये मुशावरत होगी या वो मुशावरत होगी कि वो जाते? नहीं, ये बिल्कुल मुशावरत ही कंसीडर होगी, इसलिए कि जब आप देखिए एक अदालत के अंदर एक केस चल रहा होता है, पार्टीज को इतला दी जाती है कि फलां तारीख पे आके केस को बहस करो और उसके बाद केस फैसला होगा उसका, केस का अदालत सुन के करेगी। एक पार्टी नहीं आती है तो क्या अदालत का सारा कारोबार रुक जाएगा? निजाम चलता रहता है, वो उसका एक्स पार्टी प्रोसीडिंग होगी और अदालत फैसला दे देगी, और वो फैसला जो है कानूनी एतबार से उसको जायज और लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनली लीगल कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक मुशावरत का तरीकेकार था। जी हाँ, ठीक है। अहमद पंसोटा साहब, आर्टिकल 48 का जिक्र हो रहा है जिसमें ज़ाहिर है सदर इख्तियारात रखते हैं, और फिर आर्टिकल 105 का जिक्र हो रहा है कि जिसमें जहां पे गवर्नर इख्तियार रखते हैं, उसमें अलग बात है कि गवर्नर साहब ने कहा मैंने तहलील नहीं की तो मैं डेट नहीं दूंगा। अब
ये एक मामला है। दूसरा मामला ये कि अगर मैं इलेक्शन एक्ट 2017 का 57(1) पढ़ूं तो इसमें लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट शैल अनाउंस द डेट और डेट्स ऑफ जनरल इलेक्शन। अच्छा, ये जनरल इलेक्शन बड़ा कंफ्यूजिंग है। जनरल इलेक्शन विल बी कंसीडर्ड एज सूबाई इलेक्शन और जनरल इलेक्शन कंसीडर्ड एज जनरल इलेक्शन, फेडरल इलेक्शन। जी मैं इस पे वहां पे लिखा गया है कॉन्सेप्ट। जी पंसोटा साहब, जी जहां तक कंसल्टेशन की बात है ना जी, कंसल्टेशन जो है वो आपने जब शुरू में बात की, कंसल्टेशन के ऊपर हमारी जूरिस्प्रूडेंस बड़ी क्लियर है। प्राइम मिनिस्टर जब कई दफा अपॉइंटमेंट्स करता है तो उसमें भी कंसल्टेशन चाहिए होती है। सॉरी, प्रेसिडेंट जब अपॉइंटमेंट्स करता है तो प्राइम मिनिस्टर। कंसल्टेशन पर चीज हमारी जूरिस्प्रूडेंस बड़ी क्लियर है कि जब आपने एक दफा कंसल्ट कर लिया है और उस शख्स की तरफ से लेट से कि कोई जवाब नहीं आता। वैसे बात है यहाँ पर तो ऑलरेडी उनका अपना लेटर भी रिकॉर्ड पर मौजूद है जहां पर उन्होंने कहा था कि इलेक्शन को इन डेट्स पे करें, लेकिन उसके बावजूद भी कंसल्टेशन हो जाती है। बिकॉज इस तरह तो अगर एक इदारा आपसे बात नहीं कर रहा तो देन द कंसल्टेशन विल नेवर बी एबल टू टेक प्लेस। यहाँ पर कंसल्टेशन जो है वो ऑलरेडी हुई भी तस्लीम की जाएगी बिकॉज दोनों के आपस में खतूत एक्सचेंज हुए हैं। सेकेंडली, ये जो कंसल्टेशन है, इस कंसल्टेशन का मकसद ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अगर कोई इबाम है या कोई ऐसी बात है तो उससे आगाह करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान थ्रू अ लेटर अपने वो जो भी उनके मामलात है, जिसको बड़ा जबरदस्त तरीके से अहमद अवैस साहब ने कहा कि दे हैव द ऑडेसिटी टू से नो to the president of Pakistan, और actually वो say they're not even saying no, वो बस एक बीच की बात कर रहे हैं और उससे पहले अपना लेटर ऑन रिकॉर्ड है। और कोर्ट में जाकर जस्टिस जवाद हसन की कोर्ट में इनके वकील साहब ने स्टेटमेंट दी इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि हम तो बिल्कुल तैयार हैं जी, हमें तो प्रॉब्लम कोई नहीं इलेक्शंस के लिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जिस दिन बुलाया वहां जाकर इन्होंने कहा कि हमारे लिए तो बाकी इदारे हमारी सपोर्ट नहीं कर रहे लेकिन हम तैयार हैं। सो कंसल्टेशन एज पर द मैंडेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अपीयर्स टू हैव बीन डन हियर, नंबर 1। नंबर 2, उस कंसल्टेशन के बाद गवर्नर जो है 57 के तहत बिल्कुल ही हैज द राइट टू अनाउंस द डेट। और जनरल इलेक्शंस यहाँ पर चूंकि एक प्रोविंस के इलेक्शन है, उनको जनरल इलेक्शन ही तस्लीम किया जाएगा। उस प्रोविंस के अंदर वो इलेक्शन जो हो रहा है दैट इज जनरल इलेक्शन। गवर्नर का इख्तियार तो गया नहीं, गवर्नर का इख्तियार है उस सिचुएशन में। अगर गवर्नर देखिए आर्टिकल 105 में 2 सिचुएशंस है। एक सिचुएशन है कि गवर्नर खुद उसकी समरी पर साइन करता है और एक है कि वो समरी पर साइन नहीं करता। आइदर केस सबसे पहले कानून में गवर्नर ने करना है, फिर ईसीपी और थर्डली प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ये चीजें तो इवन अदालत की ऑर्डर में भी ये वाली बात एज इट इज लिखी हुई है। अब अगर गवर्नर जो है उसकी इनएबिलिटी है या देयर इज इनएक्शन ऑन हिज पार्ट कि वो नहीं अनाउंस करना चाहते तो फिर ईसीपी को तो डायरेक्शन है। अब ईसीपी जो है दे वर ट्राइंग टू प्ले ऑन बोथ साइड्स और वो चीज अब एक्सपोज हो गई। सो फाइनली प्रेसिडेंट हु इज कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे बड़ा एक हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, सॉरी द कॉन्स्टिट्यूशन है एंड वफाक का सिंबल है, जैसे अहमद अवैस साहब ने कहा। अगर वो शख्स इसकी अनाउंसमेंट करता है तो उससे ज्यादा बेहतर चीज क्या हो सकती है। लेकिन इस वक्त चूंकि सूट नहीं करती और आप इस वक्त रवैया देखें ऑपोजिशन का, सॉरी पीडीएम का, उनके लीडरान का जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे बहुत अफसोस हुआ तो ख्वाजा आसिफ साहब जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ उन्होंने इतने गलत अल्फाज इस्तेमाल किए फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। प्रेसिडेंट वो होता है जिससे तनख्वाह लेते रहे आप जब वजीर थे तो जाके उससे ओथ लेते थे, आप उनसे तनख्वाह लेते रहे, आप उनसे साइन से उनकी बहुत सारी मरात लेते रहे और आज आप उनको बुजुर्ग शख्स को बातें कर रहे हैं। आई थिंक दैट्स वेरी वेरी बिलो। ठीक है, लेकिन अहमद अवैस साहब, क्या इलेक्शन कमीशन पाबंद है सदर के फैसले का? और जो इजलास उन्होंने कल ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ने बैठना है, तो क्या इलेक्शन कमीशन खुद से ये डेट्स आगे पीछे कर सकता है या इख्तलाफ कर सकता है? बिल्कुल पाबंद है और बिल्कुल आगे पीछे नहीं कर सकता। और दूसरी बात, आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं, ये जुमेरात को मैं सुप्रीम कोर्ट में था जब ये डोगर साहब की जो एससीसीपी और लाहौर का मैटर था, सुप्रीम कोर्ट हैड टेकन अप दैट इशू और उसमें उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इन पर्सन कोर्ट में कॉल किया और उनकी मौजूदगी में कहा कि एक बात याद रखें कि पाकिस्तान में इलेक्शन 90 डेज में ही होंगे इन दोनों सूबों के अंदर। दिस इज द मैंडेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बार बार रिपीट करके ये बेंच ने कहा उनको, और ये कहा कि ये बात हमारे दिलो दिमाग में सुप्रीम कोर्ट का क्लियर है, इसमें नो इफ्स एंड बट्स। और आप कोई कहें कि जी फलां हो जाएगी, कोई मुख्तलिफ किस्म की इसके अंदर आप हीलो हुज्जत करें, तो किसी सूरत पॉसिबल नहीं है। 90 डेज मीन्स 90 डेज, ये उनके अल्फाज बाशगाफ अल्फाज है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो ये डेट अनाउंस कर दी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाबंद है इसी डेट में इलेक्शन को करवाने का, फैसिलिटेट करने का। सूबाई जो केयर टेकर कैबिनेट है वो इलेक्शन को इंश्योर करेगी कि फ्री
और फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होंगे, कोई और तरीकेकार नहीं है, बल्कि ये तमाम गलत काम हो रहा है। यहाँ पर इलेक्शन की डेट को अनाउंस किए बगैर केयर टेकर कैबिनेट ने वो काम किए हैं कि जो जिससे उनका विंडेटा सामने आ रहा है, जिसमें उनकी लागतबाजी सामने आती है, जिसमें उनका पार्शियल एटीट्यूड जो है कि टिल्ट टुवर्ड्स द अदर साइड, वो इतना वाज़ह तौर पे सामने आया है कि सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन नोटिस और उन्होंने तमाम वो मैटर जो हैं वो एक लार्जर बेंच को, लेकिन अहमद अवैस साहब, इस वक्त ये जो मामला है ये 2 हाई कोर्ट्स में ऑलरेडी गया हुआ है। वैसे तो कोर्ट में कोई मामला चला जाए तो आपको पता है कि उस पर क्या चीजें होती हैं, उस पर तो फिर आप ओपनली बात भी नहीं कर सकते जब तक फैसला ना आ जाए। तो आइन और कानून की हमें इज्जत करनी है और करनी चाहिए भी। ऐसे में क्या सदर मुमलिकत का ये मूव वाज अप टू लॉ, बिल्कुल ठीक था, एक्यूरेट था? हाँ जी बिल्कुल, ये कानून के मुताबिक है ना, आइन के मुताबिक है, इसलिए कोई दो राय नहीं है। जो आपने सिंगल बेंच का फैसला देखिए ना, उसमें भी उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे यही बात की है जो सदर मुमलिकत ने फाइनली अनाउंस कर दी है। और एक बात और यहां पे कह दूं, जो अभी आपने बात की थी कि गवर्नर साहब ने, आप देखिए, आर्टिकल 105 को मिस इंटरप्रेट किया और अपनी मर्जी से इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। उसके अंदर लिखा हुआ है कि इफ गवर्नर साइंस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली then he will announce the date for the election and formulate the caretaker cabinet. अब ये कहते हैं कि मैंने क्योंकि साइन नहीं किए, क्योंकि मैंने जो है असेंबली को डिसॉल्व नहीं किया, इसलिए मैं डेट अनाउंस नहीं करता। तो आप इनसे पूछें कि अगर वो डेट अनाउंस नहीं करते तो वो केयरटेकर कैबिनेट कैसे अनाउंस कर दी उन्होंने? ये दोनों चीजें तो उसी सूरत में होनी थी। तो इससे यानी जहां उनकी जो चीज उनको सूट करती है उसको अडॉप्ट कर लिया और जो उनको सूट नहीं करती है वो उससे इंकारी हो गए। तो ये उनकी बदनीयती है और अदालत में ये आइन को अगर इस तरह बदनीयती के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा और इसको मोम की नाक बनाने की कोशिश की जाएगी तो इंतहाई भयानक उसका नतीजा निकलेगा। ठीक है, लेकिन हमारे लिए बड़ी एस्टॉनिशिंग बात होती है कि जब भी कोई नया मामला आता है तो फिर उस पर कानून और कानूनी पेचीदगियां और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो हर दफा ऐसा लगता है कि कोई नई चीज होने वाली है। लेकिन क्या ये नई चीज है या आइन में इसकी ऑलरेडी गुंजाइश, कानून में इसकी गुंजाइश है या नहीं है? मजीद इस पर सवाल करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। बारी साहब ये फरमाइएगा कि इलेक्शन की शफाफियत पे भी बड़े सारे सवालात जो हैं वो अभी से जन्म लेना शुरू हो गए हैं। अगर तो ये मामला तूल नहीं पकड़ता और सेटल डाउन हो जाता है तो क्या ये जो इलेक्शन होंगे, ख्वाह वो पंजाब के हों या KPK के, ये शफाफियत की तरफ आपको दिख रहे हैं, नजर आते हैं कि इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स कहेंगे शफाफ होंगे, या फिर वही होगा जो हमेशा से पाकिस्तान में होता आ रहा है? देखिए, जो अभी हाल ही में ज़िमनी इंतखाबात हुए थे, 20 पंजाब के सूबाई असम्बली के इलेक्शन और 11 जो हैं दूसरे हुए थे, तो उनमें इसके बावजूद कि बहुत कोशिश की गई कि इंतखाबात में धांधली की जाए इंतज़ामिया की तरफ से भी और इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन के जो इंतज़ामात थे वो बहुत फूल प्रूफ नहीं थे। तो लेकिन उसके साथ साथ ये भी हुआ कि बहुत सारी सियासी जमातें जो मैदान में थी उन्होंने बहुत अपनी विजिलेंस जो है वो बहुत बेहतर की, पोलिंग एजेंट्स की भरपूर तैयारी थी और इसके अलावा जो अमला उनके पार्टी के वर्कर्स थे वो बहुत मुनज़्ज़म थे, जिसकी वजह से बहुत सारे हलकों में जहां पर हम इलेक्शन ऑब्जर्व कर रहे थे पतन की तरफ से, तो हमने देखा कि बहुत सारी जगहों पे अटेम्प्ट की गई लेकिन वो धांधली करने में इतनी बड़ी तादाद में कामयाब नहीं हुए। इसलिए हम देखते हैं कि पंजाब के जो ज़िमनी इंतखाबात थे और जो कौमी असम्बली के थे उनमें निस्बतन मैं कहूँगा कि इलेक्शन बेहतर हुए और उसकी वजह से जो हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टी थी वो जीत भी गई। जहां तक अगर हम इंडिकेशन लें, सिंध के जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कराची में और हैदराबाद में हुए हैं, तो मैं समझता हूँ वो हमने बहुत बारीक बीनी से इलेक्शंस का मुशाहिदा किया, एनालिसिस किया। हैदराबाद डिवीजन में 34% अगर उम्मीदवार जो हैं बिला मुकाबला मुंतखब होके आ जाएं, जो कि पाकिस्तान में एक रिकॉर्ड है। 2001 और 2005 में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए और उसके बाद जो खैबर पख्तूनख्वा में 2021 और 2022 में इंतखाबात हुए,
तो जब हम मुवाजना करते हैं तो 9% से ज़्यादा कभी भी जो बिला मुकाबला उम्मीदवार नहीं जीते। जो सिंध के अंदर बिला मुकाबला इंतखाब जीतने वाले जो परसेंटेज है वो हैदराबाद में 34% और मजमूई तौर पर 16% के लगभग है। और कुछ ऐसे उम्मीदवार जिनके साथ हमने बातचीत की और जानने की कोशिश की कि उन्होंने इलेक्शन से विड्रा क्यों किया, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत ही खौफनाक किस्म की जो है कहानियां हमारे साथ शेयर की हैं, जहां पर कैंडिडेट को अगवा किया गया, जहां पर खातून को जो बीवी उनकी है उनको प्रेशराइज किया गया कि वो खामद को कहे कि वो बैठ जाए नहीं तो हम उसको किडनैप कर लेंगे। बहुत ही खौफनाक किस्म की कहानियां है। और इसके अलावा अगर आप देखें जो कराची की डीलिमिटेशन है उसमें जो किमाड़ी है, लियारी है, वहां पर 24,000 के ऊपर यूनियन कमेटी है और सेंट्रल कराची में जो है 48,000 के ऊपर है। तो वो एक जेरी मेंडरिंग के जरिए भी जो कुछ इलाके हैं वहां पर उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो आधी कर दी गई, यानी कि बिल्कुल एमकेएम को इसमें तहफ़्फ़ुज़ात, बिल्कुल एमकेएम के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं और थे भी और अभी भी हैं। मैं समझता हूं कि मैं यही समझता हूं कि जो इलेक्शंस हैं उसमें जिस तरह का माहौल इस वक्त है, मेरा कोई एतमाद बहुत ज्यादा नहीं है कि इलेक्शन शफाफ होंगे, फ्री होंगे, फेयर होंगे। इसीलिए बहुत सारी जरूरत है कि इलेक्शन जो एजेंट्स हैं, जो पोलिंग एजेंट्स हैं, उनकी भरपूर तैयारी हो। और जो 163 तरीके हमने ढूंढे थे जो धांधली के पाकिस्तान में मुरवजा हैं, उन हर एक के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी और ऑब्जर्वर्स को भी, मीडिया को भी और सियासी पार्टियों को अपने बिल्कुल। और इसके लिए आपको पता है इलेक्शन रिफॉर्म्स करनी पड़ेगी और इलेक्शन रिफॉर्म्स तो हर जमात आके कहती है कि हमने करनी है अहमद अवैस साहब, लेकिन कहते सब हैं, करता कोई नहीं है, ये वाला हिसाब है। अच्छा, लेट्स गेट टू द टॉपिक अगेन। सदर मुमलिकत ने खत लिखा है, खत पर जाहिर है बहुत सारे चीजें जो है वो भी कंफ्यूजिंग है, आया है नहीं है, लेकिन कोर्ट, क्या आपको ये मामला कोर्ट में जाता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन जा सकता है कोर्ट में सदर मुमलिकत के इस ऐलान के खिलाफ या तारीख देने के खिलाफ? मेरा ख्याल है कि अगर जाएंगे तो बिल्कुल किसी किस्म की सक्सेस के कोई चांस जो है इन फेवर ऑफ इलेक्शन कमीशन नहीं होगी। सदर मुमलिकत का ये हुक्मनामा जो इलेक्शन के मुतालिक डेट अनाउंस की है ये सस्टेन करेगा। ऑलरेडी सिंगल बेंच लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा कैटेगोरिकली 90 डेज इलेक्शन के हक में फैसला दे दिया है। इंटर कोर्ट अपील उसकी जो है इन्होंने कर दी हुई है। इसके ऊपर वहां पे बात हुई सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके ऊपर बेंच ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने यह कहा ओपन कोर्ट के अंदर कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यह कहा उन्होंने कि भाई आपने इंटर कोर्ट अपील कर दी है, कोई बात नहीं, अल्टीमेटली ये मैटर हमारे पास ही आएगा। अगर तो ये याद रखें कि हम 90 डेज से एक दिन आगे और पीछे नहीं करेंगे। इसलिए सदर मुमलिकत की जो ये डेट है ये 90 डेज ही की बुनियाद के ऊपर है, तो लिहाजा ये सस्टेन करेगा, हर सूरत सस्टेन करेगा और इसमें आगे पीछे होने की कोई गुंजाइश जो है वो मुझे नजर नहीं आती है। ये तो सिर्फ ये आप देखिए, मैं एक बात फिर यहां पे कहूंगा कि पाकिस्तान के आइन को अपनी ख्वाहिशात की बुनियाद के ऊपर एक हॉर्स ऑफ एरोगेंस के ऊपर बैठ के आप जब देखते हैं तो बड़ा छोटा सा नजर आता है और उसको आप डिफाई करते हैं बार बार, इसके भयानक नताइज होंगे पाकिस्तान में। बिल्कुल, और बहुत भयानक नताइज हो सकते हैं। वेलकम बैक। सरवर भाई साहब, ये बताइएगा कि इलेक्शन कराने हैं नहीं कराने हैं, दोनों टीम्स मैच में इस वक्त जोर लगा रही हैं, कोई इलेक्शन कराने पे और कोई इलेक्शन ना कराने पे। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान में बहुत बुरे हालात भी रहे हैं। हमने 2008 का भी टाइम देखा जब पाकिस्तान टेररिज्म के अटैक्स को फेस कर रहा था। इस वक्त ज़ाहिर है हमारे पास IMF का भी बड़ा जोर है और फाइनेंशियली भी हम वीक इन पोजीशन पे हैं। तो क्या ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन कोई उज़र पेश कर सकता है कि जी हालात नहीं है, पैसे नहीं दे रही गवर्नमेंट, नहीं करा सकते इलेक्शन, या कोई और हीले बहाने कि या होना चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए चाहे जो भी सूरत हाल हो? देखिए, 1970 के इंतखाबात के वक्त तकरीबन जो है वो ईस्ट पाकिस्तान की में साइक्लोन आया था और करोड़ों लोग मुतासर हुए थे। इसके बावजूद इलेक्शन टाइम पर मुनक़द हुए थे। दूसरी बात यह है कि क्या हमारे पास वसाइल हैं, तो देखिए पहली बात तो ये है कि वसाइल निकाले जा सकते हैं, वसाइल का फंड्स का इशू नहीं हो सकता।
बहुत सारे ऐसे अखराजात हैं हुकूमत पाकिस्तान के जो कट किए जा सकते हैं, और वो जो कट है उससे इंतखाबात हो सकते हैं। थोड़ा मशवरा भी दे बात ये है कि इलेक्शन कमीशन 24 जनवरी को खत लिख रहा है गवर्नर्स को कि इलेक्शन कमीशन को 90 डेज में इलेक्शन करवाने हैं। एक महीने में क्या हो गया है कि सारी दुनिया के बहाने इलेक्शन कमीशन ढूंढ रहा है। मेरी नजर में तो ये है, जो हमने फील्ड में हम जो लोग काम करते हैं कम्युनिटी लेवल पर डिस्ट्रिक्ट्स में लेबर तंजीमों के साथ, हमें ये लगता है कि गालिबन जो धांधली का प्रोग्राम है वो जब मुकम्मल हो जाएगा तो ये सारे बहाने वो खुद ही खत्म कर देंगे, क्योंकि धांधली का बहुत बड़ा मंसूबा बनाया जा रहा है, और जिस दिन वो मुकम्मल हो जाएगा उस दिन इलेक्शन की डेट वो आ जाएगी। ये सारे बहाने हैं कि सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है, वही पुलिस है जो 2008 में थी, वही पुलिस खैबर पख्तूनख्वा में शायद उसके नंबर बढ़ भी चुके हों जो 2018 में थी, और चूंकि इलेक्शन जो है वो 2 सूबों में नहीं हो रहे तो वहां से भी पुलिस मंगवाई जा सकती है। तो बहुत सारी ऐसी बातें, और सिविल सोसाइटी के हजारों लोग हैं, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। बहुत सारे लोग हैं जिनको आप तरबियत दे के इलेक्शन करवा सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन करवाना ज्यादा सेक्रेड अमल है। ठीक है, लेकिन इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, अगर आप ये एक बड़ा जैसे बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया, लेकिन इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे अहमद अवैस साहब, बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। इलेक्शन से भाग नहीं सकते, लेकिन भाग रहे हैं, भागना नामुमकिन है ना, कुछ लोग भाग रहे हैं अवैस साहब। मैं आपको वो डिले करना चाह रहे हैं, बता दूं कि असल में ठीक है अहमद अवैस साहब, डिले करने की एक वजह है जी, मैं अर्ज करता हूं, ये कोई शक नहीं है, जैसे अभी बारी साहब ने भी कहा कि इलेक्शन से जिस तरह से भागा जा रहा है उसकी वजह यह है कि वो महसूस करते हैं कि वो इमरान खान को या पीटीआई को वोट आउट नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि ये तमाम का तमाम जो पीडीएम के ये लीडरशिप है, हर कोई जो है वो कहते हैं एवरीवन इज राइडिंग ऑन द टाइगर। इनको पता है कि अगर यहां से टाइगर से उतरेंगे तो टाइगर खा जाएगा इनको। ये खौफ जो है इनको इलेक्शन से रोक रहा है, लेकिन पाकिस्तान की बका और सालमियत के लिए इलेक्शन का होना इंतहाई जरूरी है, और जो इकोनॉमिक क्राइसिस है इसके लिए भी इलेक्शन का होना, ताकि कोई हुकूमत आएगी और जो भी हुकूमत आए वो सेंस ऑफ ओनरशिप होगी उसकी। बिल्कुल और बिल्कुल इलेक्शन यकीनी तौर पे बड़ा जरूरी। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, लेकिन मसला ये है कि इलेक्शन कराएगा कौन, ये इनिशिएटिव कौन लेगा? जो